Guys, welcome on my YouTube channel कॉम्पटेरिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कॉम्पटेरिया सभी पढ़ें सभी पढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वी डिस्कस अबाउट आर्द्र भूमि संरक्षण, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रामसर समझौता, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियमावली 2017। नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक, जलीय परितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 2015 में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को एकीकृत कर जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना का आरंभ किया गया है। यह कार्य योजना आर्द्र भूमियों और झीलों दोनों के लिए एक एकल संरक्षण कार्यक्रम है। योजना का लक्ष्य है जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए झीलों और नम भूमियों का संरक्षण और पुनरुद्धार तथा एक सामान्य विनियामक संरचना के माध्यम से जैव विविधता और पारिस्थितिकी में सुधार लाना है। यह योजना झीलों के प्रदूषण में कमी लाएगी और नम भूमि संसाधनों में तर्कसंगत इस्तेमाल में सहायता प्रदान करेगी। वस्तुतः इस कार्य योजना को विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों के ओवरलैपिंग से बचने के लिए तैयार किया गया। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव के क्षरण का पता चला है। अध्ययन के अनुसार नदियों पर लगातार निर्मित होते बांध के कारण कीचड़ की आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। चूँकि मैंग्रोव पर्यावरण के लिए कीचड़ और गाद आवश्यक है, अतः इनकी आपूर्ति में समस्या आने से मैंग्रोव पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इमारतों और कृत्रिम बांधों के कारण उनके पर्यावास स्थल का भी अतिक्रमण हुआ है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो कि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें नैरोबी अभिसमय के सदस्य देशों द्वारा UNEP नैरोबी अभिसमय, पश्चिमी हिंद महासागर समुद्री विज्ञान संघ और पश्चिमी हिंद महासागर नेटवर्क के समर्थन से जारी किया गया है। इसका लाभ होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष 2021 से 2030 को पूरा करने के लिए किया जाएगा। समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापना संबंधी संधारणीय विकास लक्ष्य 14.2 प्राप्त करने में सहायक होगा। संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक हितधारकों को निवर्णित तथा अवक्रमिक भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के लिए आवश्यक राजनीतिक और वित्तीय सहायता जुटाने की कार्रवाई करने को आमंत्रित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक द्वारा वर्ष 2021-2030 की अवधि में समुद्री नील मैंग्रोव सहित गंभीर रूप से अवनयित भू परिदृश्य तथा वनों की पुनर्बहाली से संबंधित कार्यों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ब्लू फॉरेस्ट क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मैंग्रोव वन, समुद्री घास और लवणीय जल के दलदल जो दुनिया भर में आजीविका और भलाई का समर्थन करते हैं, इनको नीला वन कहा जाता है। ब्लू कार्बन। मैंग्रोव वन अन्य वनों की तुलना में मृदा में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। वैश्विक तापन से लड़ने में मैंग्रोव वनों की महत्वपूर्ण भूमिका इन वनों को एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। इस अवधारणा को ब्लू कार्बन भी कहा जाता है। GEF ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का जनवरी 2015 में 4 वर्षों के लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया। ये परियोजना
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है। भागीदार देश इसे सह वित्त पोषित कर रहे हैं और ग्रेट अरेंडल संगठन द्वारा प्रबंधित है। ब्लू फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की दिशा में तटीय कार्बन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वैश्विक पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सभी हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक उपयोगिता की दिशा में अधिक से अधिक वैश्विक अनुभव और उपकरणों को साझा करने पर बल देता है। नैरोबी अभिसमय यह सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के मध्य भागीदारी है जो कि स्वच्छ नदियों, तटों और महासागरों के साथ पश्चिमी महासागर क्षेत्र को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ये वर्ष 1996 में प्रभावी हुआ और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय सामुद्रिक कार्यक्रम का एक भाग है। भारत इस अभिसमय में शामिल नहीं है। मैनग्रोव क्या है? ये उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु पादप समुदाय हैं जो 24 डिग्री उत्तर से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन्हें ज्वारी वन भी कहा जाता है। मैनग्रोव क्षेत्र में उच्च उत्पादक और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन के पौधे में गूदेदार पत्तियां, जलमग्न रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें जिन्हें श्वसन मूल कहा जाता है पाए जाते हैं। मैनग्रोव तटीय संरक्षण अपरदन को नियंत्रित करने के साथ साथ पोषण चक्रण में मदद करता है और ये कार्बन संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 3 प्रकार के मैनग्रोव पाए जाते हैं जिनमें पूर्वी तट पर डेल्टाई मैनग्रोव, पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले ज्वारनद मैनग्रोव, अंडमान क्षेत्र में पाए जाने वाले द्वीप मैनग्रोव वन शामिल है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 और मैनग्रोव। देश में कुल मैनग्रोव कवर 4,975 वर्ग किमी है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल 42.45%, गुजरात 23.66%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39%, आंध्र प्रदेश 8.12%। मैनग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य हैं। इसमें गुजरात 37 वर्ग किमी, महाराष्ट्र 16 वर्ग किमी और ओडिशा 8 वर्ग किमी। भारत के प्रमुख मैनग्रोव स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल, गोदावरी कृष्णा क्षेत्र, बारातांग उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान मैनग्रोव क्षेत्र। इतने मैंगो क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके साथ ही पिछावरम, रामानाड, मुथुपेट ये सारे तमिलनाडु में और भीतरकनिका, महानदी, स्वर्ण रेखा, देवी ये सब ओडिशा के, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात में और कोरिनगा, पूर्व गोदावरी, कृष्णा, पुलिकट, काजुवेली ये सब आंध्र प्रदेश में। भारत द्वारा मैनग्रोव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। भारत में मैनग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संधारणीय समन हेतु एक राष्ट्रीय रणनीतिक कार्य योजना को स्वीकार किया है। भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने 1987 में एक मैनग्रोव संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक का क्षेत्र और साथ ही खाड़ी, ज्वार नदमुख, बैकवाटर और नदियों के किनारे को CRZ क्षेत्र माना गया है जो मैनग्रोव का संरक्षण करता है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है। मैनग्रोव क्षेत्रों में प्रबंधन कार्य योजना मैनेजमेंट एक्शन प्लान के अंतर्गत मैनग्रोव पौधों के रोपण, संरक्षण, तलछट नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, दीर्घ अवधि संसाधन प्रबंधन, सर्व
क्षेत्रों के चिन्हीकरण, शिक्षा और प्रसार आदि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% सहायता उपलब्ध कराई जाती है और कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शोध और विकास हेतु सहायता दी जाती है। भविष्य के लिए मैनग्रोव पहल, इसे सतत विकास के लिए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। भारत ने इसे IUCN के साथ मिलकर आरंभ किया है। मैजिकल मैनग्रोव आंदोलन, ये गोदरेज एंड वॉयस और WWF इंडिया द्वारा मैनग्रोव जागरूकता के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आरंभ किया गया है। महाराष्ट्र ने लवण सहिष्णु वनस्पति के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य मैनग्रोव वृक्ष प्रजातियों को प्रतीक के रूप में घोषित करने वाला प्रथम तटवर्ती राज्य बन गया है। सुंदरवन, 4200 वर्ग किमी में फैले भारतीय सुंदरवन में 2585 वर्ग किमी का सुंदरवन टाइगर रिजर्व शामिल है। सुंदरवन में देश के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 60% है। 2020 में अंतिम गणना के अनुसार ये लगभग 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स का वास स्थल है। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के साथ ही रामसर स्थल भी है। ये 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ देश में सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि है। वायु प्रदूषण, द लैसेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में 16.7 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाले मौतों का ये आंकड़ा पिछले साल देश में हुई कुल मौतों के 18% के बराबर है। वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों और बीमारियों के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 2.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो देश की GDP का करीब 1.4% है। वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र के राज्यों में अधिक देखा गया है। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य की GDP का 2.2% और बिहार राज्य के GDP का 0.2% हिस्सा वायु प्रदूषण के कारण कम हुआ है। द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव नामक इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के घरेलू और बाहरी स्रोतों से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू वायु प्रदूषण के कारण रोगों का बोझ कम हो रहा है, हालांकि बाहरी या परिवेशी वायु प्रदूषण से रोगों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990 से 2019 के बीच घरों में देश के घरों के भीतर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 64.2% की गिरावट दर्ज की गई है। बाहरी परिवेश में वायु प्रदूषण से मृत्यु दर इस अवधि में 115% बढ़ी है। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखा गया है। द लैसेंट के मुताबिक वर्ष 2017 में हुई 12.4 लाख मौतों से तुलना करें तो वर्ष 2019 में 16.7 लाख जीवन लेने वाला वायु प्रदूषण कहीं अधिक जानलेवा साबित हुआ है। प्रदूषण के कारण क्रांतिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग, श्वसन तंत्र में संक्रमण, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज़, नियोनेटल डिसऑर्डर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां भी तेज़ी से बढ़ी हैं। घरेलू या वायु प्रदूषण के स्रोत, पारंपरिक जैव भार चूल्हों का उपयोग, जैव भार के अपूर्ण दहन से निकला कणकीय पदार्थ, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इसके प्रमुख स्रोत हैं। श्वसन रोग, मृत बच्चों का जन्म, फेफड़े का कैंसर, ल्यूकेमिया जैसे रोगों का खतरा इस वायु प्रदूषण से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बच्चों का IQ स्तर कम हो जाता है और गणती गणना करने में परेशानी होती है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 48 मिलियन लोगों की असामयिक मौत का कारण घरेलू वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण और पराली,
धान की पुआल में लगभग 50 से 55% कार्बन, 0.62 से 0.68% नाइट्रोजन, 0.20 से 0.23% फास्फोरस और 0.78 से 1.15% पोटेशियम होते हैं, जो जलाने के उपरांत नष्ट हो जाते हैं। पूरे भारत में लगभग 9.8 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि निकलती है, जो पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक है। यदि फसल अवशेषों को जलने से न रोका गया तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में बढ़ोतरी और ध्रुवों के किनारों का पिघलना इत्यादि अधिक तेज़ी से बढ़ेगा, जिसका उदाहरण हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वायु प्रदूषण नियंत्रण के कदम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण, ग्रीन मफलर और आगे भी जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉमटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉमटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कॉमटेरिया नित्य नियमित पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंसियर लेक्चर लेके आता है। कॉमटेरिया लेक्चर्स का लाभ लें। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।